हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सांड आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक करवाऊंगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। यानी कि आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। कोई भी एक तर्क दे देगा, आपको एक स्टेटमेंट देगा उस तर्क को सही मानकर आपको उसके अजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको क्या करने हैं, पहचानने हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बात करेंगे कि कितने टाइप के इसमें आपके पास आंसर आ सकता है, उसकी बात करेंगे। आपको क्या होगा, नॉर्मल ऑप्शंस गिवन होंगे ऐसे, जैसे कि ये आपको ऑप्शन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है और उसके अजम्पशंस गिवन है आपको। यानी कि कथन गिवन होगा जो भी आपको, और उसकी पूर्व धारणाएं जो है वो आपको ऑप्शन में यहां दी होगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसी को आप 100% स्टेटमेंट लेके चलेंगे। यानी कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, उसको हमने इसका 100% रिजल्ट लेके फिर हम अपने तर्क देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। जो भी हमारी पूर्व धारणाएं है, हम अपनी धारणाएं जो है इसको पढ़ के हम कोई ऐसी धारणा देंगे जो इस स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। मतलब हम अपना लॉजिक जरूर रखेंगे, लेकिन हमारा रीजन है वो इसके साथ मैच करना चाहिए। यहाँ ये दो तर्क दिए हुए हैं, इसके दो पूर्व धारणाएं दी हुई है, हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी इंप्लिसिट करती है स्टेटमेंट को और कौन सी नहीं करती है। तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो क्या क्या होंगे, पहले मैं उसकी बात करता हूं। जैसे कि आपको जो भी कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होगी, सबसे पहले तो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, एक कथन गिवन होगा। हम क्या करेंगे, इस कथन को 100% ट्रूथ लेके चलेंगे। हम ये लेके चलेंगे कि जो कथन गिवन है वही हमारा 100% कथन है। जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो 100% श्योर स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आपको करना क्या, ऑप्शन क्या क्या गिवन होंगे, आपको इसके अंदर क्या बोला होगा। मान लो एक ऑप्शन दे दिया, ए जो ऑप्शन है उसमें ऐसे बोल दिया कि ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। यानी कि पहला ये बोल दिया, केवल जो भी आपको अवधारणाएं दी होगी उसमें से हम क्या लेके चलेंगे, केवल जो फर्स्ट हमारी कंडीशन गिवन है हम ये लेके चलेंगे, वही अंतर्निहित है। केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, पहली कंडीशन है मान लो वही अंतर्निहित है, ऐसे दिया होगा ऑप्शन में। दूसरा जो बी ऑप्शन गिवन होगा उसमें क्या बोला होगा, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। यानी कि इसमें आपको बोला होगा केवल कथन दो जो होगा वो अंतर्निहित है, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करता है, कथन दो करता है केवल। या फिर आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, सी, इसमें आपके पास क्या हो सकता है, ओनली वन और ओनली टू इज इम्प्लिसिट। फर्स्ट या सेकंड अंतर्निहित है, ये बोल दिया आपको। तीसरा चौथा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट। न फर्स्ट और न ही सेकंड अंतर्निहित है। और आपके पास जो ई चौथा ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखो क्या हो सकता है, या तो ओनली पहली स्टेटमेंट है वो अंतर्निहित होगी, या सेकंड स्टेटमेंट है केवल वो अंतर्निहित होगी, या फर्स्ट और सेकंड, यानी कि और का मतलब दोनों में से एक। आपको कंडीशन ही ऐसे दे दे कि दोनों में से एक इंप्लीसिट होगी, ऐसा एग्जांपल मैं जरूर करवाऊंगा ताकि आप स्टेटमेंट को समझे कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर। यानी कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक अंतर्निहित है। दूसरा हमें क्या बोल दिया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इम्प्लिसिट। फर्स्ट व सेकंड दोनों अंतर्निहित है, दोनों अंतर्निहित है, ये बोल दिया आपको।
एक बार रिपीट करता हूं कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे दे, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी उस स्टेटमेंट को हम 100% श्योर लेके चलेंगे। जैसे कि अगर बोल दिया ना ये पेंसिल है तो हम इसको पेंसिल ही लेके चलेंगे। स्टेटमेंट में अगर ये बोल दिया कि ये जो है वो मार्कर है तो हम इसको मार्कर ही, वो स्टेटमेंट सही लेके चलेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट में बोल दिया कि ये वॉच है, हालांकि है नहीं ये वॉच, लेकिन स्टेटमेंट में बोल दिया कि ये वॉच है, जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी उसी स्टेटमेंट को हम 100% ट्रूथ लेके चलेंगे और उसके साथ मैच करते हुए आपको दो आर्ग्यूमेंट उसके गिवन होंगे, आपको देखना कि कौन सी जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो इसके साथ मैच करता है, ये आपको चेक करना है। जैसे कि और आपके पास ये ऑप्शन स्टार्टिंग में है, ये ऑप्शन दे देगा आपको और इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको टिक करना है। अगर आपको जो भी आंसर जो आपके पास दो आर्ग्यूमेंट गिवन है, अगर उन दोनों में से ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसको इम्प्लीसिट करता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे टिक करेंगे। जो आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है उसमें अगर ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होगा, दो आर्ग्यूमेंट जो भी गिवन होंगे उसमें अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो इम्प्लीसिट करता है तो हम किसको टिक करेंगे, ओनली सेकंड को टिक करेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक इम्प्लीसिट करता है, या तो हम फर्स्ट इम्प्लीसिट कर दे या हम क्या इम्प्लीसिट कर दे, सेकंड कर दे, उस केस में ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं हम। या फिर आपके पास ऐसे आ जाए कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत हो, जो इस स्टेटमेंट के साथ इम्प्लीसिट करती ना हो, यानी कि इससे मैच ही ना करती हो, कोई और ही बात हो रही हो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस ऑप्शन पे टिक करेंगे कि दोनों ही गलत है। या फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इम्प्लीसिट करती हो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ऐसी हो जो हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है इसके साथ मैच करती हो। जो दो आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे, अलग अलग लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट गिवन है वो दोनों आर्ग्यूमेंट अगर इससे मैच करते हैं, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई ऑप्शन सही होगा। आपको ये चार बातें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लाइन से लिखा ध्यान रखना, हम हर क्वेश्चन में इसी कोई ए बी सी डी और ई लेट करके चलेंगे। ए हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट को इम्प्लीसिट करता है, बी क्या रहेगा, सेकंड को इम्प्लीसिट करता है, सी क्या रहेगा, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक को इम्प्लीसिट करता है, और डी क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही इम्प्लीसिट नहीं करता, और ई क्या रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को इम्प्लीसिट करता है। अब देखो आपको आगे ध्यान किस बात का रखना है, क्या पूछा जाएगा और क्या हमारा इसका बेसिक है, ये देखो। हम बात करेंगे किसकी, हम टॉपिक का नाम जिसकी बात करें वो अजम्पशन है, पूर्व धारणा। हर किसी की अपनी अपनी कोई धारणाएं होती है, कोई विचार होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे हम। देखो कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष होता है, किसी चीज का रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तर्क होता है जो हम अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है ना। और अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम ही अजम्पशन है, इसकी बात करें तो देखो मेन बात ये है, कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट जो है वो पूर्व धारणा है, सॉरी ऐसे आना चाहिए था, पूर्व धारणा का मतलब हो गया अजम्पशन, यानी कि कोई भी हमारा रिजल्ट जो होता है, ठीक है, और या हम अपनी मर्जी से कोई भी तर्क दे, वो हमारे पास अजम्पशन है क्या, पूर्व धारणा है या नहीं है जो इससे मैच करती हो, अजम्पशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि निष्कर्ष में और अजम्पशन में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, जो भी विज्ञापन जो है वो हमेशा ही अजम्पशन होते हैं, कहने का मतलब जो कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष निकलता है किसी बात का, वो अजम्पशन हो, जो पूर्व धारणा है वो हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कभी भी नहीं होता। दूसरी बात, जो विज्ञापन दिए जाते हैं, यानी कि जो भी एड वगैरह दी जाएगी, विज्ञापन दिया जाएगा, उस विज्ञापन को हम हमेशा ही अजम्पशन लेके चलेंगे, पूर्व धारणा मान के ही चलेंगे, क्योंकि जो विज्ञापन दिया जाता है वो विज्ञापन जो है वो सारे पहले जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे उसको अप्रूव करके फिर वो विज्ञापन देता है, उस विज्ञापन को सही मान के ही उसको मतलब सेलेक्ट किया जाता है। तो जो विज्ञापन ऐड दी जाएगी या कोई सरकारी न्यूज दी जाएगी, जैसे यहाँ दिया हुआ है, सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले, संवैज्ञानिक विचारधारा, इन सभी को हम क्या लेके चलेंगे, अजम्पशन लेके ही चलेंगे, इसको पूर्व धारणा लेके चलेंगे। ये जब कभी भी आ जाए ना तो ये हमेशा क्या होते हैं, अजम्पशन होते हैं। कोई भी सरकारी आदेश दे दिया या कोई भी ऐड दे दी, कोई भी विज्ञापन दे दिया, तो उसको हम गलत लेके नहीं चलेंगे, वो एक अजम्पशन के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। व्यक्तिगत विचारधारा, उसको भी अजम्पशन के रूप में लेंगे। हर व्यक्ति अगर अपनी मैं मान लो मेरी कोई पर्सनल आपको विचारधारा बताऊं, मैं मेरा व्यक्तिगत अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं आपका किसी भी पॉइंट के बारे में, तो वो पूर्व धारणा ही मान के चलेंगे हम,
क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि जो जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वो गलत है। मैं अपनी विचारधारा, मैं बोल दूं कि ये पेंसिल है तो ये मेरी अपनी विचारधारा बता रहा हूं मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। तो जो व्यक्तिगत विचार धारणा है उसी को हम किसके रूप में लेके चलेंगे, अजम्पशन के रूप में लेके चलेंगे। तो सिंपल बात ध्यान रखना, एक तो वैज्ञानिक विज्ञापन जितने भी होते हैं, विज्ञापन को हमेशा क्या लेके चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे। व्यक्तिगत विचार धारणा है उसको भी क्या लेके चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे। सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के आदेश, संवैधानिक विचारधारा, इन सभी को हम क्या लेके चलेंगे, ये सारे क्या अजम्पशन है। यदि अजम्पशन वाले पैराग्राफ में ओनली यानी केवल शब्द का यूज हो तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई भी पैराग्राफ ओनली शब्द आ गया तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो रिजेक्शन में चला जाएगा। कैसे कि जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि सिंपल बात करें कि केवल मैं ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया में मैं एक ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो हमारा अंतर्निहित नहीं है, हम ये लेके चलेंगे अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो केवल शब्द का जब भी यूज हो जाए, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं, केवल यही ऐसा हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है हम किस में लेके नहीं चलेंगे, अजम्पशन में लेके नहीं चलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव अजम्पशन, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है वो भी पूर्व धारणा नहीं होती है। 99.99% केस में, कुछ है केस में जो नेगेटिव वाली स्टेटमेंट अजम्पशन हो सकती है, वो जब बात करेंगे तब पता लग जाएगा। वरना ज्यादातर स्टेटमेंट में क्या होगा, जो भी नेगेटिव आ जाएगा, जहां भी नोट आ जाएगा, उसको हम पूर्व धारणा नहीं लेके चलेंगे। थ्योरी से थोड़ा बोरिंग महसूस होगी आपको, क्वेश्चन करेंगे तो बात अच्छे से समझ में आएगी। बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट पे आपको एक ही बात पे फोकस करनी है कि जो स्टेटमेंट गिवन होगी हमें, उसको हम 100% ट्रूथ लेके चलेंगे। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू मी, यदि तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। ये स्टेटमेंट है, हम इसको 100% ट्रूथ लेके चलेंगे कि जो बंदा कह रहा है वो एक ट्रूथ बात है, सही बात है। अब आगे इसके जो हमारे पास अजम्पशंस गिवन होंगे वो देखने हैं कि हमारे जो अजम्पशंस है वो इम्प्लिसिट है या नहीं है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अंतर्निहित इस स्टेटमेंट के अंदर इनकी बात छिपी हुई है या नहीं छिपी हुई, जो बात इसने बोली हुई है। पहली बात क्या बोल दी, यू हैव सम प्रॉब्लम्स आई कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, ऐसे बोला इसने, तुम्हें कुछ भी परेशानी हो मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं, ऐसे बोल दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, देखो बोला क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू मी, अगर आपको कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको, तो ये ऐसे बोल रहा है कि आप मेरे से मिलो। क्यों कह रहा वो मिलने के लिए, कि मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूं। हम इसको 100% लेके चलेंगे। 100% का मतलब ये हुआ कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ये कह दूं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे पास लेकर आओ, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि हमारी प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, ये समझना गलत होगा। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट गिवन है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी, यानी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम 100% ट्रूथ लेके चलेंगे। हम यही लेके चलेंगे कि इसके पास 100% सॉल्यूशन है इसका, तभी वो कह रहा है मिलन। जो स्टेटमेंट होगी चाहे उसके पास सॉल्यूशन है ना है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट गिवन है, कथन गिवन है, उसको हम 100% लेके चलेंगे जिस टाइम हम उसकी अजम्पशन चेक करेंगे उस टाइम। तो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल दिया, तुम्हें कुछ परेशानी है। दूसरा क्या बोल दिया, मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुम्हें कुछ परेशानी है। कुछ का क्या मतलब हुआ, यानी कि आपको कुछ परेशानी हो भी सकती है, कुछ तो 50-50 चांस हो गया एक तरह से, आपको परेशानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब नहीं होगी तो आप मेरे पास क्यों आओगे, कहने का मतलब अगर कुछ परेशानी है, रियल में कोई परेशानी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये तो हमारे पास वो मतलब कि 50-50 चांस हो गए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर परेशानी होगी तो आप इसके पास लेकर आओगे, अगर नहीं होगी तो आप इधर नहीं लेके जाओगे। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये इस कंडीशन को इम्प्लिसिट नहीं करती,
पूर्ण रूप से इंप्लिसिट करनी चाहिए। जैसे कि ये देखो, मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं, ये वाली स्टेटमेंट सोल्व कर सकती है, ये इसको इंप्लिसिट करती है कि मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं। जब परेशानी होगी तभी तो उसका हल निकलेगा। यानी कि इसने ऐसे बोला है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व कर दूंगा। अगर आपके पास तुम्हें कोई भी परेशानी है तो आप मेरे पास लेकर आओ। तो ये बात किसकी हो रही है? यहाँ परेशानी की बात हो रही है। जब आपको परेशानी होगी तब भी हम इसके पास लेके जाएंगे। यानी कि मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं, ये वाली स्टेटमेंट इसको इंप्लिसिट करती है। यानी कि इस स्टेटमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। कहने का मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें कोई भी परेशानी है मेरे पास लेकर आओ। क्यों कह रहा है ऐसा? वो इसलिए कह रहा है कि उसके पास उसका सॉल्यूशन है। यानी कि कोई भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन है उसके पास, इसलिए ये कह रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे आंसर है। अब क्या बोल रहा है देखो, पहले ऑप्शन में क्या ओनली वन इज इम्प्लिसिट, तो वो तो नहीं था हमारा। दूसरे में बोला हुआ ओनली टू इज इम्प्लिसिट, यानी कि इसका आंसर होगा बी। यानी कि ओनली सेकंड जो है वो अंतर्निहित था गिवन स्टेटमेंट में, इसकी बात हो रही है। यानी कि जो सेकंड है वो गिवन स्टेटमेंट में क्या कर रहा है? इम्प्लिसिट कर रहा है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपकी डाउट क्लियर होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है? डिटर्जेंट्स शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ्स। अपमार्जक का प्रयोग कपड़े साफ करने में किया जाता है। अपमार्जक का मतलब सर्फ होगी, साबुन होगी, इन सब की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है इनका उपयोग कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है। अब ये जो हमें कथन गिवन है ये 100% ट्रूथ कथन है। मान लो 100% ट्रू है ये जो स्टेटमेंट है वो। अब आपको जो अजम्पशंस गिवन है, पूर्व धारणाएं गिवन है, हमें देखना है कि इसमें से इसके साथ कौन मैच करता है। देखो इधर, अपमार्जक से अधिक झाग होते हैं। यहां बात किसकी हो रही है कि अपमार्जक का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। तो इसका रीजन ये थोड़ी है। अपमार्जक का उपयोग कपड़े धोने में क्यों करते हैं? आपको भी पता है, कपड़े में से गंदगी निकालने के लिए करते हैं। तो उसके साथ स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास होगी? ये देखो, अपमार्जक जो है वो धूल और गंदगी को हटाने में सहायक होते हैं। डिटर्जेंट्स हेल्प टू डिसलॉज्ड ग्रेज एंड डर्ट, यानी कि गंदगी की बात हो रही है हमारे पास। यानी कि धूल मिट्टी को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इधर क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है? अपमार्जक का प्रयोग कपड़े साफ करने में होता है। ठीक है ना? कपड़े साफ करने में, कपड़े साफ करने का मतलब सफाई का मतलब क्या हुआ? जो गंदगी है वो दूर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपस में इंप्लिसिट करती है। यानी कि ये स्टेटमेंट इसमें इंप्लिसिट है। यहां क्या बोल दिया? अपमार्जक से झाग निकलते हैं। तो अपमार्जक से ज्यादा झाग निकलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे कपड़े धो लेंगे। हम शैम्पू का यूज करते हैं उसमें भी झाग निकलते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, पानी को ऐसे हिलाएंगे उसमें से भी झाग निकलते हैं। तो जरूरी थोड़ी है जिस चीज में से झाग निकलते हैं, हम ऐसे मान लो दही भी लोएंगे तो उसमें से भी झाग निकलते हैं, तो क्या उसका यूज भी कपड़े धोने में कर लेंगे? तो ये जरूरी थोड़ी है कि जिस चीज में झाग निकलता है उस सभी का चीज हम कपड़े धोने में यूज करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ मैच ही नहीं कर रही। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2। यानी कि हम क्या लिखेंगे? ओनली सेकंड जो है वो इंप्लिसिट करती है, ये इसका आंसर है। ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि डिटर्जेंट्स फ्रॉम मोर लेदर ये नहीं है ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है ना? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली सेकंड जो है वो इंप्लिसिट करेगा। डिटर्जेंट्स हेल्प टू डिसलॉज्ड ग्रेज एंड डर्ट, ये सही ऑप्शन होगा। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। बात समझ गए होंगे आप। देखना क्या है, कथन को 100% लेके स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेट करके उसके बाद हमने देखना है इन दोनों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गिवन स्टेटमेंट के साथ जो है वो रिलेशन रखती है। कहने की बात ये, अगर ऐसा है तो वो वाली अजम्पशन है वो हमारा क्या होगा? इसके साथ ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। आगे नेक्स्ट देखो क्या बोल दिया। लाइक ए मैडमैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, एक पागल व्यक्ति को पसंद करते हुए मैंने उसका पीछा करने का निश्चय किया। अब अजम्पशन क्या दे दिया? आई एम नॉट ए मैडमैन, मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूं। दूसरा क्या बोल दिया? आई एम ए मैडमैन, मैं एक पागल व्यक्ति हूं। अब देखो इधर बात क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो मेरी बात कर रही है, एक पागल व्यक्ति जा रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि मैं पागल हूं?
और क्या इसके लिए ये जरूरी है कि मैं पागल ना हूं? दोनों ही जरूरी नहीं है। अगर मैं पीछा कर रहा हूं उसका तो वो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। तो इसके दोनों ही केस हो सकते हैं, मैं पागल हूं तो भी उसका पीछा कर सकता हूं और मैं पागल नहीं हूं तो भी मैं उसका पीछा कर सकता हूं। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी है और ये वाली स्टेटमेंट भी है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है अगर मैं पागल हूं तो भी मैं उसका पीछा कर सकता हूं और मैं पागल नहीं हूं तो भी मैं उसका पीछा कर सकता हूं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसको इंप्लिसिट करती है कि पागल व्यक्ति भी पागल व्यक्ति का पीछा कर सकता है और जो व्यक्ति पागल नहीं है वो भी पागल व्यक्ति का पीछा कर सकता है। कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट जो इसकी है वो ट्रूथ है। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या करती है, इंप्लिसिट करती है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल दिया आपको, प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन द टॉप फ्लोर फ्रॉम ए 5 स्टोरी बिल्डिंग। क्वेश्चन में बोला हुआ है नीचे जाते हुए लिफ्ट का उपयोग न करें। एक 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर की मंजिल पर निर्देश लिखा है। ये एक निर्देश, एक आदेश है। आदेश कोई भी हो, स्टेटमेंट कोई भी हो, ये तो 100% लेके चलेंगे। जो चीज लिखी हुई है हम उसको गलत नहीं करेंगे। अगर हमें आदेश दे दिया कि 5 मंजिला मंदिर जो इमारत है उससे ऊपर से नीचे जाने में आप इसका यूज नहीं करोगे, नीचे से ऊपर जाने में करोगे बस। तो अगर ये दे दिया तो ये हमारे पास एक आदेश है और आदेश को हमने 100% सीरियसली लेके चलना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसा क्यों बोला उसने, वाइल गोइंग डाउन द लिफ्ट इज अनेबल टू कैरी एनी लोड। नीचे जाने के लिए लिफ्ट जो है वो लोड कैरी नहीं करती, यानी कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वह कोई वजन उठाने में असमर्थ होती है। दूसरा क्या बोल दिया, लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है और यह सही नहीं है। प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट ऑफ राइट। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला इसने कि लिफ्ट को ऊपर से नीचे नहीं लेके जाएंगे, जब हम उसको नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं पहले वाली अवधारणा चेक करता हूं, ये क्या बोल रहा है, अगर मैं सामान को ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर जाऊं, ये बोल रहा है कि भारी वजन होगा, नीचे से लेके ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे। तो जब भारी वजन होगा तो ऊपर से नीचे ले जाने में दिक्कत है। जब हम ऊपर से लेके नीचे उसको नीचे से लेके ऊपर जब हम उसको लेके जा सकते हैं, यानी कि भारी वजन को अगर लिफ्ट में मैं ऊपर लेके जाता हूं उसकी परमिशन है हमें, लेकिन ऊपर से नीचे लाने की परमिशन नहीं है। तो भारी वजन को तो हमें ऊपर ले जाने में दिक्कत आती है लिफ्ट में, वापस नीचे लाने में उसमें क्या दिक्कत आएगी हमें। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। यानी कि सही लॉजिक ये होगा हमारा, यानी कि जो हमारे पास लिफ्ट की जो व्यवस्था है उसकी सुविधा का मामला है। कहने का मतलब है, हो सकता है कि उस बिल्डिंग में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहते हों, जिससे या उसको अगर सभी को परेशानी ना हो इसलिए हम ऊपर से नीचे जाने में नीचे से ऊपर जाने में उसका यूज करेंगे ताकि थकावट ना हो। ऊपर से नीचे आना इजी होता है, इसलिए वो सुविधा के हिसाब से कि किसी को भी परेशानी ना हो, सारे व्यक्ति जो है वो नीचे से ऊपर जा सके और ऊपर से नीचे खुद आ सके, तो सभी के लिए समान रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने सुविधा के हिसाब से कोई उनका पर्सनल जो रूल है उसके व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये हमारे पास रूल जो है वो बनाया है। ऐसा कोई नहीं है, ये रूल इसको हमारे पास जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इसको, इस स्टेटमेंट को। ये जो रूल दिया हुआ है कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वह कोई भी वजन उठाने में असमर्थ है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नीचे जाने में अगर असमर्थ है तो ऊपर जाने में कैसे समर्थ हो जाएगी भारी वजन के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इसको इंप्लिसिट नहीं करती। तो कौन सी स्टेटमेंट इंप्लिसिट करती है, ओनली सेकंड इज इंप्लिसिट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इंप्लिसिट करती है। बस ये लॉजिक समझना है आपने कि उसका मतलब कैसे समझता है। यहां से बस इतनी बात देखनी है कि जब ऊपर से नीचे लाने में समर्थ है, नहीं है वो असमर्थ है, तो वापस ऊपर से नीचे लाने में असमर्थ है तो नीचे से ऊपर लाने में कैसे समर्थ हो जाएगी। बस ये चीज सोचनी है हमने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ट्रैफिक जैम्स ऑन द मोस्ट ऑफ द रोड इन द सिटी हैव बिकम ए रेगुलर फीचर ड्यूरिंग द मानसून। बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। तो ट्रैफिक जाम जो हो रहा है बारिश के मौसम में, क्या रीजन हो सकता है उसका, मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। यानी कि मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट विदस्टैंड द फ्यूरी ऑफ मानसून रिजल्टिंग इनटू। अब देखो इधर सीधी सीधी बात बोल दी,
आपको इस पे फोकस रखना है, इस बात पे फोकस नहीं रखना कि सामग्री की बात नहीं हो रही है। सामग्री हो सकता है अच्छी हो, कितनी भी अच्छी सामग्री यूज कर ले, कुछ सड़कें ऐसी होती है वो पानी से खराब हो ही जाती है, तो ये मैटर नहीं रखता। आपको ये देखना है कि जो ट्रैफिक जाम होता है उसका रीजन ये हो सकता है क्या कि सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि मानसून के टाइम में बारिश की वजह से सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। गड्ढों की वजह से गाड़ियां धीरे चलेगी तो ट्रैफिक जाम होएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, मानसून ऋतु में वाहनों की संख्या दूसरे ऋतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर ऑफ व्हीकल कमिंग ऑन द रोड्स इन मच मोर इन द मानसून। देखो, कंपेयर टू अदर सीजन, यानी कि क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बारिश के टाइम में गाड़ियां बढ़ जाएगी अचानक, गाड़ियां तो जो रेगुलर जितनी है वो उतनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश की वजह से गाड़ियां बढ़ गई, तो ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं निकलता स्टेटमेंट के साथ। ये तो कह रहा कि बारिश की वजह दूसरे ऋतुओं की बजाय मानसून की जो ऋतु होती है उसमें, जो वर्षा ऋतु में क्या ये कह रहा गाड़ियां बढ़ जाएगी, वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी। ये तो कोई रीजन ही नहीं है सही, ये तो इसको इम्प्लीसिट करता ही नहीं है। हाँ, ये इम्प्लीसिट करता है सामग्री अच्छी यूज हो नहीं हो, ये हम नहीं स्टेटमेंट सही दे सकते, हमारी राय सही नहीं हो सकती, वो तो सरकार चेक करेगी, प्रशासन चेक करेगा कि सही है या नहीं है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि बारिश की वजह से सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं, उस गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, बस सिंपल सी बात ये है। तो सही स्टेटमेंट इसका कौन सा होगा? सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, इसकी इम्प्लीसिट होगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोला हुआ है? ए वार्निंग इज ए ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर द इम्प्रॉपर यूज 500 रुपीज। ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपए का जुर्माना है। यानी कि आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को 100% लेके चलेंगे। पहले आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। इमरजेंसी होगी तो हम ट्रेन खींच सकते हैं, चेन खींच सकते हैं, ट्रेन को रोक सकते हैं, लेकिन बिना मतलब के अगर हम उसको खींचेंगे तो हमारे 500 रुपए का फाइन लगेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये नहीं है कि आप चेन खींचोगे तो 500 का फाइन लग जाएगा। अनुचित प्रयोग करने पे बोला इसने, अगर आवश्यकता है तो आप खींच सकते हो, आवश्यकता नहीं है तो 500 रुपए का फाइन लगेगा। क्यों रखा गया फाइन? कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, तो ये तो पता ही है, सही स्टेटमेंट है कि उसका गलत उपयोग ना करे इसलिए फाइन रखा गया है। अगर फाइन नहीं होगा तो हर कोई जब उसको जरूरत होगी वो चेन खींच लेगा। दूसरा, कुछ निश्चित अवसर पर लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो निश्चित अवसर पर, निश्चित अवसर का मतलब अगर हमें कहीं परेशानी आ जाए तो हम ट्रेन रोकेंगे, वो तो सिंपल सी बात है, रोकना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो 500 रुपए फाइन के साथ मैच नहीं करता। यानी कि अगर निश्चित अवसर पर तो हम उसको रोकेंगे तो उसके लिए फाइन नहीं लगेगा। फाइन वाले के साथ कौन सा इंप्लीमेंट करता है? ये वाली स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करता है कि गलत यूज करोगे तो 500 का फाइन है। कोई निश्चित अवसर पे अगर आप रोकोगे, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसके लिए आप रोक रहे हो, या अवसर की बात कर रहा है वो, सर्टेन ओकेजन की बात हो रही है यहाँ, उसके लिए हम ट्रेन को रोक सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फाइन लगेगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारे पास इम्प्लीसिट जो फाइन वाली बात है, एक चुनौती दी हुई है, चेतावनी। चेतावनी तो उन्हीं लोगों के लिए दी जाती है जो उसका गलत यूज करते हैं, जो सही यूज करेंगे उसके लिए कहां से चेतावनी है? यानी कि ये स्टेटमेंट इसको इम्प्लीसिट करती है, ये नहीं करती। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। यानी कि जो भी आपको रूल, जो भी आपको आदेश या कोई भी सरकारी नोटिस कोई भी आपको दिया हुआ है, आपको उस बात को समझना है, और जो नोटिस आपको दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उसके पॉजिटिव में आपको बात सोचनी है, उस कथन के साथ लेके चलना, आपको अपनी राय नहीं देनी व्यक्तिगत। ये बात है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोल दिया? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट लार्ज चंक ऑफ इट्स इक्विलिटी इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर ए बेटर फिस्कल मैनेजमेंट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया? सरकार ने, सरकार शब्द का यूज हो रहा है तो जो भी ये कहेंगे वो सही बात लेके चलेंगे हम। सरकार ने एक बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए चयन बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा विनिवेश करने का निर्णय किया। यानी कि सरकार ने क्या किया? एक राजकीय प्रबंधन के लिए
क्या किया उन्होंने, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों में अपने हिस्सेदारी बढ़ाई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी डाली। क्यों डाली? पहला, विनिवेश प्रक्रिया से बाहर उत्पन्न राशि उप राजकोषीय घाटों को कम कर सकती है, इसलिए डाली उन्होंने। द अमाउंट जनरेटेड आउट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में रिड्यूस सबस्टेंटली द माउंटेनिंग फिस्कल डिफिसिट्स, ऐसे बोल दिया इसने। कहने का सिंपल सी बात ये है, देखो सरकार जो है किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी क्यों डालेगी? हम अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो क्यों करेंगे? ताकि हमें पैसा आए, प्रॉफिट हो, इसीलिए करेंगे। तो ये देखो उसके साथ तो ये वाली लाइन इंप्लीसिट करती है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, ताकि उसको जो राजकीय कोष में घाटे हो रहे हैं उसकी कमी की जा सके, यानी कि उसके पास पैसा आ सके। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, देयर इज बी इनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर द शेयर्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग, इस उपक्रम के शेयर के लिए बाजार में काफी मांग होगी। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी में सरकार मान लो पैसा डाल देगी तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो ये तो सही है, ये तो इस नेगेटिव को रिपोर्ट दे रही है कि वो हिस्सेदारी इसलिए डाल रहा है प्राइवेट के साथ ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए और उसके पास पैसा ज्यादा है और मालिक के पास भी पैसा ज्यादा है। ये तो कोई लॉजिक की बात नहीं है। सही बात है क्या, वो क्यों डाल रही है? ताकि सरकार के पास पैसा आए। शेयर बढ़ेंगे घटेंगे ये तो कोई फिक्स है ही नहीं, हो सकता है सरकार के पैसा डालने के बाद मार्केट वैल्यू कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हर बार मांग बढ़ेगी ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो स्टेटमेंट इसके साथ करती नहीं है कि ये सोच के उन्होंने पैसे लगाए हैं। उन्होंने पैसे ये सोच के लगाए हैं कि ताकि इससे हमें इनकम हो तो हमारा राजकीय घाटा है उसकी जो कुछ कम किया जा सके, यानी कि उसको कुछ कम किया जा सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। और दूसरी बात क्या बोल दी, वह परीक्षा में पास हो जाएगा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यहां तो परीक्षा को सास बना दिया, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि वह परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसकी बात करेंगे हम आगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला हुआ है कि वह इंटेलिजेंट है तो वो पास हो जाएगा। देखो जरूरी थोड़ी है कि इंटेलिजेंट है तो ही पास होगा, कम इंटेलिजेंट है वो भी पास हो जाएगा। पास होने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ये भी तो जरूरी नहीं है, यानी कि ये इसके लिए तो सही बात नहीं बोल रहा। पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। नीचे क्या बोल दिया, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट तो उसको मेजर करती है कि इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। सॉरी, ये वाली लाइन मैच करती है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। जो डफर होएगा वो तो पास कहां से हो जाएगा, एग्जाम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां बोल दिया वह परीक्षा में पास हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट किसके लिए बोल रहा है, वो सभी बातों के लिए बोल रहा है। जो इंटेलिजेंट है वो भी हो सकता है पास ना हो, और जो इंटेलिजेंट नहीं है, डफर है, जिसको कुछ आता नहीं, वो भी पास ना हो। ये तो सीधा बोल रहा है परीक्षा में पास हो जाएगा, उस स्टेटमेंट से मेजर नहीं करी। यानी कि ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है कि वो पास हो जाएगा, चाहे उसने एग्जाम दिया हो, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो डफर है, कैसा भी है, वो पास हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सही स्टेटमेंट तो ये है कि अगर वो बुद्धिमान है तो वो पास हो जाएगा। पास होने के लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी है, सिंपल सी बात है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो पास कहां से होगा। हाँ डफर है वो इंटेलिजेंट बन जाता है फिर पास हो जाएगा। यानी कि पास होने के लिए इंटेलिजेंसी की जरूरत है, ये बात सही है। फेल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जो इंटेलिजेंट है वो भी फेल हो सकता है, जो डफर है वो तो फेल होना ही है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउअडेज, इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित है। ये बात बोल दी, क्यों है, इसके साथ कौन सी लाइन मैच कर रही है। द चिल्ड्रन कंसिडर टीचर्स एज देयर मॉडल्स, विद्यार्थी अध्यापक को रूपात्मक के रूप में विचार करते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को एज ए रियल मॉडल लेके चलेगा, यानी कि जैसे हम भी आदर्श मानते हैं ना हम हमारे सीनियर टीचर्स को, वैसे ही अगर कोई बच्चा अपने सीनियर टीचर्स को आदर्श मानेगा तो सिंपल सी बात है वो टीचर भी उस बच्चे के की ओर ज्यादा ध्यान देगा, यानी कि ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है ये इस लाइन को कर रहा है कि अगर इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित है। क्यों है, क्योंकि वो विद्यार्थी जो है वो उस टीचर के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए वो प्रभावित है। अगर कोई बच्चा उसकी बात नहीं मानेगा तो वो प्रभावित नहीं है।
यानी कि ये वाली बात जो है वो इसके साथ मैच करती है। आगे क्या बोल दिया, विद्यार्थी ज्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में बैठा रहेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो टीचर का फेवरेट बन जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक शरारत करेगा, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो फेवरेट कहां से बन जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी टीचर को रूपात्मक रूप से विचार करते हैं, इनकी पसंद करते हैं, जो टीचर की बात मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, तब हमारे पास जो है वो अध्यापक उन विद्यार्थियों को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि वो विद्यार्थी अध्यापकों को जो है प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे टीचर्स को, जो ऐसे स्टूडेंट जो है होते हैं वो। तो इसका हमारे पास सही स्टेटमेंट क्या है, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। सिंपल सी बात ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम नीड ओवर लॉन्चिंग है क्या ये? अच्छा सही है, ओवरहोलिंग थ्रोली। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतः कायापलट करने की आवश्यकता है। क्यों है, देखो ये इसने बोल दिया तो इसको हम 100% सही लेके चलेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है कि अब जो परीक्षा व्यवस्था है उसका कायापलट करने की जरूरत है, मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है। इस बात को हम सही लेके चलेंगे कि ये बात बोल दी ना तो ये 100% सही है। यानी कि ये बोल रहा है पलट करने की जरूरत है, तो जरूरत है यही मान के चलेंगे, चाहे एजुकेशन व्यवस्था अच्छी है। लेकिन अगर कथन जो दे दिया उसको हम सही लेके चलेंगे। कथन में बोल दिया कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को कायापलट करने की जरूरत है, तो हम लेके चलेंगे कि 100% जरूरत है हमें। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसको मैच करती है वो देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज ऑब्सोल्यूट। यानी कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है। यानी कि अब जो परीक्षा व्यवस्था है वो अप्रचलित है। तो अगर कोई पुरानी परीक्षा व्यवस्था चल रही है, मान लो, जो अब आज के अकॉर्डिंग प्रचलन में नहीं है, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। दूसरा, संपूर्ण परिणाम में सुधार की आवश्यकता है। परिणाम तो रिजल्ट हो गया। अब देखो इधर, परीक्षा व्यवस्था में रिजल्ट कहां से बीच में आ गया। परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब जो परीक्षा व्यवस्था है उसका रिजल्ट गलत निकल रहा है। ये नहीं लेके चलेंगे हम, अपनी राय नहीं देंगे किसी के खिलाफ, ये बात ध्यान रखना। तो संपूर्ण परिणाम में सुधार की आवश्यकता है, ये सही नहीं लेके चल सकते हम। तो ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट है। हमें तो इसके पॉजिटिव में बात कर रही है कि व्यवस्था क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि अब जो व्यवस्था है वो हमारी सही प्रचलित व्यवस्था नहीं है, प्रचलित है, इसलिए हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी पे सवाल नहीं उठाना, आपके आंसर में सवाल नहीं होना चाहिए किसी के खिलाफ, ये बात लेके चलेंगे। जब कथन की बात आएगी तो हमें उसके फेवर की बात बोलनी है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस, वो ही आपका सही तर्क माना जाएगा इसके अंदर। द पेशेंट्स कंडीशंस वुड इंप्रूव आफ्टर ऑपरेशन। यानी कि मरीज की स्थिति में ऑपरेशन के पश्चात सुधार होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, देखो अगर किसी मरीज का ऑपरेशन हुआ है इसका मतलब उसका सुधार तो होगा ही। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो सिंपल सी बात है सुधार होगा। हम इस कथन को 100% श्योर लेके चलेंगे कि ऑपरेशन जो है वो सुधार होना ही चाहिए, तो होगा। हम इसको ये लेके चलेंगे कि ऑपरेशन के बाद सुधार होना चाहिए, इस बात को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। पहली बात क्या बोल दी, द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इज हिज कंडीशन। मरीज को उसकी हालात पर संचालित किया जा सकता है। अगर ऑपरेशन हुआ तो उसकी हालात पे उसको, मान लो पैर का ऑपरेशन हुआ तो उसको संचालित कर सकते हैं उसकी हालात पे, हाथ का ऑपरेशन हुआ तो भी संचालित कर सकते हैं, किडनी का ऑपरेशन हुआ तो किडनी को संचालित कर सकते हैं। कहने का मतलब ऑपरेशन मरीज में सुधार कर सकता है, हालात को सही कर सकता है। दूसरी बात में बोल दी, मरीज को उसकी हालात पर संचालित नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेशन करने के बाद इसने ऐसे बोला सुधार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं हो रहा, कि सही कर ही नहीं सकते उसको, वो बोल रहा है होगा सुधार, तो हम तो इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। यानी कि हमारी जो अजम्पशन है, पूर्व धारणा है, वो सही ये है जो उसके साथ मैच होती है। तो हमारे पास कौन सी अंतर्निहित है, फर्स्ट इज इम्प्लीसिट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अंतर्निहित है। जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके साथ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास इम्प्लीसिट करती है, यानी कि अंतर्निहित करती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ, यू शुड नॉट ग्रांट हिम लीव इन द वीक ड्यू टू
exigency of work. A supervisor advises the administrative officer. साफ साफ आपको एक बात बोल दी, आपको उसे काम की जरूरत के कारण पिछले 1 सप्ताह से छोड़कर अनुदान नहीं करना चाहिए। एक पर्यवेक्षक प्रशासनिक अधिकारी को सलाह देता है। यानी कि एक पर्यवेक्षक जो है वो प्रशासनिक अधिकारी से कह रहा है कि 1 सप्ताह से, पिछले 1 सप्ताह को से उसको अनुदान नहीं करना चाहिए। वो ऐसे बोल रहा है काम की जरूरत के लिए कि आपको काम की जरूरत है तो उसको अनुदान नहीं करो। यानी कि छुट्टी के लिए अनुरोध भी ठुकरा दिया जा सकता है। पहली बात क्या बोल दी कि रिक्वेस्ट फॉर द लीव कैन बी टर्न्ड डाउन ऑल्सो। दूसरी बात क्या बोल दी, पर्यवेक्षक द्वारा उक्त अवधि के दौरान कार्य किया जाना ही आवश्यक समीक्षा है। यानी कि सही बात ये बोल रही है, यानी कि इसने ऐसे बोल दिया कि अगर आपको छुट्टी नहीं देनी किसी से, उससे काम करवाना है, ठीक है, तो सही बात क्या है कि उसके छुट्टी के लिए आप उसके अनुरोध को क्या करिए, ठुकरा रहे हैं, ये गलत बात हो जाएगी। आप ये बोल सकते हैं उसको कि हमें क्या करना है कि पर्यवेक्षक द्वारा उस अवधि के दौरान कार्य करना आवश्यक ये समीक्षा है। यानी कि एक नोटिस निकाल दिया कि 5 दिन तक मान लो काम का लोड ज्यादा है तो आपको इन दिन छुट्टी नहीं लेनी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ जा रहे हो कि आप उसकी छुट्टी ठुकरा रहे हो। सामने वाला आपसे छुट्टी नहीं मांग रहा, आप तो कंडीशन रख रहे हो, एक नोटिस निकाला है कि इस दौरान इस हफ्ते आपको छुट्टी नहीं लेनी क्योंकि काम का प्रेशर ज्यादा है, ये अनुरोध कर रहे हो, आपने एक नोटिस निकाला, ये रिक्वेस्ट किया आपने लोगों से। तो यानी कि ये इसकी वजह से कर रहे हो आप कि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त अवधि के दौरान कार्य किया जाना आवश्यक समीक्षा है। यानी कि इस दौरान वो पर्यवेक्षक ऐसा क्यों बोल रहा है प्रशासनिक अधिकारी को, वो इसलिए सलाह दे रहा है कि इस हफ्ते काम करना जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए ये समीक्षा ऐसी रखी है, ना कि आप किसी के खिलाफ जाके ये नोटिस निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका किसी से बेर है तो आपने नोटिस निकाल दिया कि छुट्टी लेनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम का प्रेशर ज्यादा है जिस वजह से आपने एक समीक्षा निकाली है कि छुट्टी नहीं लेना, इसलिए वो पर्यवेक्षक जो ऑफिसर है वो ऐसे बात बोल रहा है। समझ आ गई बात, ये बात ध्यान रखनी है। तो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। सेकंड इम्प्लिसिट करेगा, यानी कि सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट्स शुड बी प्रोवाइडेड लंच 8 else B। अतिथि को दोपहर का खाना उपलब्ध करना चाहिए, ए बी से कहता है। यानी कि कोई भी आपके घर में गेस्ट आ रहा है, आपके घर में एक सदस्य दूसरे से ये बोल रहा है कि जो गेस्ट आया उसके लिए खाने की व्यवस्था करो, हम इसको 100% लेके चलेंगे, व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब करनी ही होगी आपको व्यवस्था। तो गेस्ट के लिए खाना क्यों बनाएंगे हम, जब तक नहीं बताया जाए तब तक दोपहर का भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अनलेस टोल्ड लंच एनी नोट बी प्रोवाइडेड। दूसरी बात में क्या बोल दी, अतिथि दोपहर के तक समय तक ठहरेंगे इसलिए। ये देखो, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है कि अगर आप उससे खाना मांगो वो आपसे खाना नहीं मांगेगा तो आप उसको नहीं खिलाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो उसके साथ नहीं करती। हाँ, ये स्टेटमेंट जरूर करती है कि गेस्ट दोपहर तक ठहरा है तभी तो हम उसको खाना खिला रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट जो उसको इम्प्लिसिट करती है। ऊपर वाली में बोला है जब तक नहीं बताया जाए तब तक दोपहर का भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यानी कि अगर आपको वो नहीं बताएगा कि दोपहर का भोजन करवाना है तो आप उपलब्ध ही नहीं करवाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, यानी सही लॉजिक ये इसके साथ मैच कर रहा है, यही बात आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे भी उसमें नोट शब्द यूज हो गया था, नहीं शब्द में आपको वैसे भी बहुत सोचना है कि इम्प्लिसिट करता है या नहीं करता, क्योंकि नहीं शब्द जो है वो नोट शब्द है, वो 99.99% अंतर्निहित नहीं होगा, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। आगे क्या बोल दिया, स्टेटमेंट क्या गिवन है, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लिकर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खपत के कारण भोजन की विषाक्तता के मामले में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है उसकी बात करते हैं। पहली बात, ग्रामीण क्षेत्र में शराब पीने वालों का प्रतिशत अधिक है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, गलत स्टेटमेंट है। जरूरी थोड़ी है गाँव में शराब ज्यादा पियेंगे, शहर में भी ज्यादा पी सकते हैं। स्टेटमेंट हमारा ये था कि हमारे पास गाँव में शराब की वजह से फूड पॉइजनिंग में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है,
क्यों बढ़ रही है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि गांवों में नकली शराब की दुकानें हैं। ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। शराब की दुकानें नकली है, उसकी वजह से पॉइजन बढ़ रहा है। वो शराब पीते हैं तो हो सकता है, यानी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस स्टेटमेंट के साथ इसको इम्प्लीसिट कर सकते हैं हम। ये नहीं हो सकती कि शराब का प्रतिशत ज्यादा है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो जहर बढ़ने लग जाएगा। अगर मान लो एक गांव में 10 लोग हैं, एक गांव में 5 लोग हैं, तो जिस गांव में 10 लोगों में से 10 के 10 शराब पीते हैं, इसका मतलब उनके सारे अंदर जहर बनने लग जाएगा। और जिसमें 10 में से 2 लोग शराब पीते हैं तो उन दोनों के जहर नहीं बनेगा। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि ज्यादा लोग के शराब पीने से जहर कहां से बनेगा। जहर बनेगा शराब के अंदर जो है वो पॉइजनिंग होने की वजह से। शराब शुद्धता नहीं होगी, नकली शराब होगी, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो रही है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ओनली सेकंड इज इम्प्लीसिट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लीसिट करती है, अंतर्निहित है सेकंड जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम क्रॉसिंग। मैं क्रॉसिंग से आपसे बात नहीं कर सकता। स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं आपसे क्रॉसिंग एरिया में फोन नहीं मिला सकता, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। क्रॉसिंग एरिया में फोन क्यों नहीं मिला सकता? इसने 2 रीजन दिए हुए। ये 2 रीजन पढ़ो क्या क्या है। टेलीफोन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट क्रॉसिंग। ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर क्रॉसिंग पे टेलीफोन की फैसिलिटी होगी नहीं तो आप टेलीफोन कहां से करोगे, फोन कहां से मिला लोगे? अगर आपके पास सेल फोन नहीं है और क्रॉसिंग पे भी टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं है तो हम वहां से फोन नहीं कर सकते। ये बात इसके साथ मैच कर रही है कि क्रॉसिंग एरिया से हम आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। सही बोल रहे हो। दूसरी बात क्या बोल दी? इन दिनों फोन पर बात करना मुश्किल हो गया। ये तो सही नहीं है स्टेटमेंट। फोन पर बात तो लोग चलते ही कर लेते हैं। आप मुश्किल वाली बात नहीं है। जब हम और जगह बात कर सकते हैं तो उस एरिया पे भी कहीं रुक के बात कर सकते हैं। तो फोन पे बात करना मुश्किल हो गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फोन क्यों नहीं मिला पा रहे हम? क्योंकि वहां सुविधा नहीं है फोन करने की, इसलिए नहीं मिला पा रहे। इन दोनों में से ये स्टेटमेंट इंप्लीसिट करती है, ये नहीं करती इंप्लीसिट। फोन पे बात करना मुश्किल कहाँ हो गया? आजकल तो लोग सेल फोन रखते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, व्यवस्था नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास फोन ही नहीं है, टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं हो रही है, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो देखो काफी क्वेश्चन किए हमने, 15 क्वेश्चन कर लिए इसके। बस आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे ना उतना ही करोगे। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवा दूं सारे नए क्वेश्चन लगेंगे। बस आपको 2 बात की ध्यान रखनी है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हमने 100% ट्रूथ लेके चलना है। और उस स्टेटमेंट से मिलता जुलता जो हमारा अजम्पशन होगा, हमारी जो धारणा होगी, पूर्व धारणा जो 2 गिवन होगी, उस स्टेटमेंट से कौन सी मिल रही है। जैसे इसमें ये नहीं मिल रही थी, ये मिल रही है, तो इसमें हमने लिखा ओनली फर्स्ट इंप्लीसिट करती है, यानी कि ओनली पहली जो है वो अंतर्निहित है। कहने का मतलब है कि जो आपके पास अजम्पशंस गिवन होंगे, पूर्व धारणाएं गिवन होगी, वो इस स्टेटमेंट से अगर हमारी मैच कर रही है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारी ये लाइन है, तो वो तो उसको इम्प्लीसिट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो बस आपको वही ऑप्शन टिक करने हैं। आपको एक तो ऑप्शन गिवन होगा फर्स्ट इम्प्लीसिट करती है, एक दी गिवन होगा केवल सेकंड इम्प्लीसिट करेगी, एक गिवन होगा दोनों में से कोई एक इम्प्लीसिट करेगी, एक गिवन होगा दोनों ही नहीं करेंगे, और एक गिवन होगी दोनों ही करेंगे। ये 4-5 आपके पास आंसर गिवन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये हमने एक टॉपिक आज और कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का। हम एक बार इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका जो पहले आरएस का प्री का एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सको, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए इसलिए। बाकी उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ है, हम लोग आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और लाइव भी हम आएंगे जिसमें हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, जिसमें आप लाइव अपने डाउट पूछ सकते हैं। जब भी होगी आपको उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, वो सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। एक बार आप इसको अच्छे से करो, जितने हो सकते हैं इस टॉपिक से उतने आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो।